हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब नए जोश और ऊर्जा के साथ 2025 की बोर्ड की तैयारी, बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी में लग गए होंगे। बच्चों, आप सभी बच्चों का अपना ऑनलाइन क्लासेस में राजेश सर आपका स्वागत करता है। बच्चों, आप लोग कल और परसों जमकर होली खेले होंगे। आप लोगों को होली की भी शुभकामनाएं। आप लोग मस्ती में खेले होंगे, अपना एंजॉय किए होंगे, खुशी मनाए होंगे, अपनों से मिले होंगे, रंग उड़ाए होंगे और अब एक नए सिरे से आप तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, आपको पता ही है कि अपना ऑनलाइन क्लासेस पर बिहार बोर्ड क्लास 10th सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुकी है। बच्चों, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी आ चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊँगा उनका पीडीएफ और जो भी नोट्स बना हुआ पीडीएफ नोट्स, वो भी मॉडल पेपर, मॉडल सेट, चाहे आप वीकली टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, होमवर्क हो, सारी सुविधाएं आपको अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेंगी। बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मैं फ्री दे रहा हूँ तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा या पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। आप एक बार मेरे साथ जुड़ कर देखें, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। उस सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर से आपको मिलवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होगी। इसलिए आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आसपास जो भी भाई बंधु होंगे या आपके रिलेशन में भी जो होंगे तो उनको ज़रूर बताएंगे कि यूट्यूब पर अपना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुकी है। उस पर राजेश सर आ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई उस पर बिल्कुल फ्री और बेहतरीन तरीके से और नए सिलेबस, नए अंदाज में किया जाएगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन सब्जेक्ट का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, यानी साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। बच्चों, फिजिक्स हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यह सब्जेक्ट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। और उसमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ देखेंगे, सबका डिफिनेशन जानेंगे, सब कुछ बेहतरीन अंदाज में हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। इसको यदि इंग्लिश में बोले बच्चों तो इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट और परावर्तन का रिफ्लेक्शन। बच्चों, प्रकाश क्या होता है कि हमारे लाइफ में प्रकाश के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि प्रकाश न हो तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। यदि आपको एक रूम में अंधेरे में बंद कर करके सारी खिड़कियां दरवाजे लगा दी जाए, बल्ब ऑफ कर दिया जाए और आपको वहां पर खड़ा कर दिया जाए, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो पहली बात ये जान लीजिए कि यदि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रकाश है और प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश न हो तो भी नहीं होगी, कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, और प्रकाश का परावर्तन न हो तो भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों, अब आपके मन में आता होगा कि क्या
हम केवल प्रकाश दे दें और वस्तु का परावर्तन न हो तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? तो बच्चों नहीं देगी। एग्जाम्पल में आप जानिए कि आप किसी भी दिशा में, सामने की दिशा में खड़े हो जाइए, पीछे की दिशा में लाइट हो, कुछ भी हो, और वहां पे प्रकाश हो जो दिख रहा हो, तो क्या वो हमें दिखेगा? तो बच्चों बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हम उनका प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है, उनके प्रकाश वहां प्रकाश का जो परावर्तन है वो हमारी आंखों से नहीं हो रहा है, उस वस्तु से नहीं हो रहा है, तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश भी जरूरी है और उसके साथ प्रकाश का परावर्तन भी होना जरूरी है। यदि हम सिर्फ सिर्फ सोचेंगे कि प्रकाश का परावर्तन न हो तो होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं है, और प्रकाश होगा और परावर्तन न हो तो भी नहीं दिखेगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि यदि प्रकाश हो और प्रकाश का परावर्तन न हो तो क्या होगा? हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश के साथ साथ परावर्तन भी है। तो अब एक सवाल आता होगा बच्चों आप लोगों के मन में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो बच्चों प्रकाश तो प्रकाश, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्ट। मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु आपके सामने रखी हो या कहीं भी कोई वस्तु है, और यदि प्रकाश वहां पे पड़ रहा है, वहां पे प्रकाश जा रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट है वो हमारी आंखों से होता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती है। तो यदि प्रकाश का परावर्तन वहां से हमारी आंखों तक होगी तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो क्या होगा? तो प्रकाश का परावर्तन जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। यदि आप लोग अभी हमको देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग मोबाइल पर जो देख रहे हैं, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, तो वहां भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए आप हमें देख रहे हैं, नहीं तो आप हमें देख नहीं पाते। तो बच्चों प्रकाश के साथ साथ उनका परावर्तन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये आता है क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है? बच्चों प्रकाश क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है। क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अब बच्चों क्या होता है, यदि हमको कोई वस्तु दिखाई कब देती है या लगती है कि दिखाई दे रही है, तो मतलब क्या होगा? अनुभूति होती है, लगता है, या स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है। तो क्या है? तो ये एक भौतिक कारण है जिसके कारण क्या होता है कि कोई वस्तु हमें दिखाई देता है या देखने की अनुभूति होती है। और बच्चों प्रकाश जो है यह क्या है? ये भी एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है। बच्चों प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। कभी कभी आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का क्वेश्चन में कि बच्चों ये बताइए प्रकाश डैश का रूप है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश के बारे में और भी तथ्य हम लोग जानते हैं कि प्रकाश से क्या क्या होता है, या प्रकाश के बारे में क्या क्या और भी जानकारियां हैं। तो बच्चों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में जानते हैं कि एक होता है कि निर्वात में प्रकाश की गति या चाल। बच्चों क्या होता है कि हम जब चलते हैं, जो हमारा स्पीड होता है उसी को हम लोग चाल बोलते हैं, गति बोलते हैं ना, कि वो बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, धीरे चलते हैं, बहुत फराटेदार एकदम चल रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ? स्पीड। तो वही होता है कि निर्वात। निर्वात का मतलब होता है बच्चों, नी मतलब नहीं, वात मतलब वायु, यानी जहां पर हवा नहीं है। बच्चों जहां पर हवा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। तो यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल हो, यानी निर्वात से प्रकाश गुजारा जाए, तो उनकी चाल जो होगी, यदि हम मील प्रति सेकेंड में बोलेंगे तो 1,86,000। क्या होगा बच्चों? याद रखिएगा, इनको 3-4 तरीके से पूछा जाता है और बच्चों को फंसाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, यदि कहे मील प्रति सेकेंड में, क्या कहेगा बच्चों? मील प्रति सेकेंड में निर्वात में प्रकाश की गति क्या होगी? तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। और यदि कहेगा मीटर प्रति सेकेंड तो 3 करोड़। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बच्चों
ध्यान से देखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है और बच्चे फंस जाते हैं। यदि कहा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है मील प्रति सेकेंड में, तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। पहला हो गया क्या, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, मील प्रति सेकेंड। दूसरा क्या हो गया बच्चों, कहेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। फिर यदि पूछा जाए कि दूसरा फॉर्म में, तो क्या कहेगा बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। बच्चों समझ रहे हैं, कहेगा कि हमको घात के रूप में बताइए, ऑप्शन में ये भी दे देगा 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इंग्लिश में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनकी चाल होती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, वो किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल देता है। तो यदि ऐसा ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, 3 लाख होगा। क्या बच्चों, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा बच्चों, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। यदि पूछा जाए तो क्या होगा, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, निर्वात में प्रकाश की गति मील प्रति सेकेंड में 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होगा। यदि मीटर प्रति सेकेंड कहेंगे तो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। उसको यदि फॉर्म चेंज करके लिखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों। और यदि किलोमीटर, सॉरी यहां पे क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश निर्वात में चलती है। तो सोचो बच्चों, प्रकाश का चाल कितना ज्यादा है, कितनी तेज चलती है, यानी निर्वात जहां वायु नहीं हो। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता बच्चों यहां से कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में चलती है। बच्चों क्या क्वेश्चन होगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस माध्यम में होगा। तो बच्चों लिखेंगे निर्वात में। क्या लिखेंगे बच्चों, निर्वात में। क्या लिखेंगे, निर्वात में, यानी अधिकतम चाल कहां होगी इसकी, निर्वात में। और बच्चों एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि माध्यम अलग अलग दे दिया जाता है। एक ठोस दे दिया जाएगा, एक द्रव दे दिया जाएगा, एक गैस दे दिया जाएगा। कभी कभी कहेगा एक माध्यम है हवा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होगी। पहला ऑप्शन रहेगा हवा, दूसरा ऑप्शन रहेगा जल, तीसरा ऑप्शन रहेगा कांच, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से क्या होगा कि हवा, क्या होगा, हवा में चाल जो होगा, यानी क्या होगा, ये गैस है तो गैस फॉर्म में क्या होता है, प्रकाश की चाल इसमें अधिकतम होगी। यानी मतलब क्या, यानी हवा में अधिकतम इसमें हो गया, और उसके बाद न्यूनतम जो होगा वो किसमें, उसमें हो गया ऑप्शन में कांच। और यदि एक ऑप्शन और दे दिया जाए, यदि वहां पे कांच रहेगा तो कांच, यदि उसके बाद हीरा दे दिया जाए तो हीरा में होगा। समझ रहे हो बच्चों, ये ऑप्शन में निर्भर करता है, ये आपको फंसाया जाएगा अलग अलग तरीके का ऑप्शन दे करके कि इनमें से चूज कीजिए प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होगी। यदि हवा ऑप्शन में नहीं हो तो जल हो जाएगा बच्चों। इसलिए फंसना नहीं है, न्यूनतम अधिकतम किसमें चलेगी प्रकाश की चाल, आप कंफर्म हो गए होंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं बच्चे। कहा जाता है कि पानी, कांच और हवा जैसे पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की गति धीमी होती है तथा माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मतलब क्या होता है कि इसका गति जो है, इनकी चाल जो है, ये जो है पारदर्शी माध्यम, जहां पर पारदर्शी क्या होता है कि जहां पर एक तरफ से हम दूसरी तरफ देख पाए, आर पार देख पाए, कोई ऐसा माध्यम है जहां से हम उसके इस तरफ से उस तरफ हम देख पाए। तो क्या होगा कि जैसे जैसे माध्यम में गुजारेंगे इनका चाल उस अनुपात में कम होता जाएगा। निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका अपवर्तनांक क्या है। अब है बच्चों कि प्रकाश
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर का मतलब होता है ऐसा भाग जो दिखाई देता है। दृष्टिगोचर भाग है मतलब जो भाग दिखाई देता है वो भाग है। और प्रकाश की आवृत्ति जो है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। ये भी पूछा जाता है बच्चों कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृष्टिगोचर भाग जो है उसका आवृत्ति का कहां से कहां तक होता है, तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। अब उसके बाद आता है कि बच्चों किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो बच्चों बैंगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो होता है क्या होता है कि ये सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे कम होता है, लगभग 400 नैनोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, बैगनी। क्या बोलेंगे, बैगनी लगा देंगे। और यदि कहेगा तो लगभग 400 नैनोमीटर। अब कहेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस कलर की होती है, किस रंग की होती है, तो बच्चे आपको जवाब दे देना है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है लगभग 650 नैनोमीटर। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल कलर का होता है। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि यदि हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, इसके गुणों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं। तो बच्चों प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को, प्रकाश के गुण और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहा जाता है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बच्चे अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे एक बार में जवाब दे देंगे कि प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। आपको यदि मेरे क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स में जवाब दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो भी जवाब दीजिए, कोई कमी रहे तो भी जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, हम हर कमेंट्स का जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गया कि प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब कहा जाएगा कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में भी बच्चों देखते हैं कि प्रकाश, हम लोग डेली जगते हैं, सुबह में देखते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में उग गया है और वहां से सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंच रही है। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन तो आएगा कि वहां से इतनी दूर से सूरज की किरणें हमारे पास पहुंच जाती है, तो बच्चे ये सूरज की किरणें जो हमारे पास आती है उनमें समय कितना लगता होगा, कितने टाइम में आता होगा। आप लोग सोचते हैं हो सकता है कि बहुत टाइम लगता होगा, या सोचते हैं कि कम टाइम लगता होगा, मन में कंफ्यूजन होता होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो बच्चे सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। कितना बच्चे, 8 मिनट और 20 सेकेंड। कितना लगता है बच्चे, 8 मिनट और 20 सेकेंड। और यदि सिर्फ सेकेंड कहा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, लगभग 500 सेकेंड। कितना, लगभग 500 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यदि पूछा जाए कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकेंड लगभग। अब एक चीज और आता होगा, जब रात होती होगी तो बच्चे आप लोग सोचते होंगे चंद्रमा तो दिख रहा है, तो जब ये चंद्रमा दिख रहा है तो फिर इनका भी प्रकाश तो हमारे तक पहुंच रहा है, तो फिर इनके प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। तो बच्चे आप जान जाइए कि पृथ्वी से चंद्रमा तक दूरी तय करने में प्रकाश को मात्र 1.3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड, 1.3 सेकेंड। और ये कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी तय करने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड। चलिए बच्चे हमारे साथ बोलिए, 1.3 सेकेंड। कितना टाइम लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में बच्चे,
1.3 सेकेंड। कितना लगता है बच्चे? 1.3 सेकेंड लगता है। मिनट नहीं बच्चे, 1.3 सेकेंड। समझिए कितनी कितने कम टाइम में चंद्रमा का प्रकाश हमारे पास पहुंच जाता है। अब दूसरा है, प्रकाश के व्यतिकरण के उपयोग से 3 आयामी इमेजिंग को होलोग्राफी कहते हैं। बच्चों आप लोग 3 डायमेंशन देखे होंगे, आप लोग बुक जब खरीदते होंगे कोई प्राइवेट कंपनी का बुक, इसमें जब चाहे साइंस हो मैथमेटिक्स हो, तो क्या करती है कि अपनी कंपनी का पहचान के लिए 3D होलोग्राम वहां पे चिपका देती है। उसको क्या कीजिएगा, जितना हिलाइएगा लगेगा हिल रहा है। तो वो क्या होता है कि उन्हीं को बोलते हैं 3 आयामी, का इंग्लिश होता है 3 डायमेंशन। क्या होता है? 3 डायमेंशन। तो ये क्या होता है कि प्रकाश के व्यतिकरण का जब उपयोग होता है तो उसमें जो क्या होता है, इमेजिंग जो होता है उसको होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। तो बच्चे 3D में भी प्रकाश का यूज होता है और उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। यदि पूछ दिया जाए प्रकाश के व्यतिकरण के उपयोग से 3 आयामी इमेजिंग को क्या डैश कहते हैं, तो होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। और है किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रकाश का गमन, गमन का मतलब जाने का पथ। कोई भी प्रकाश जो है, कोई भी प्रकाश जा रही है और उसके गमन के पथ को, चाहे वो इधर जा रही है चाहे वो इधर आ रही है, तो उसके गमन का जो पथ है इसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? किरण बोलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है बार बार कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। किस रेखा में बच्चों? सीधी रेखा में। किस रेखा में बच्चों? सीधी रेखा में। हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में बच्चों? सीधी रेखा में। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे बोलेंगे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सर्जरी। सर्जरी क्या होता है बच्चों कि आप लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन किया जाता है, जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं उसको सर्जन बोलते हैं, और ऑपरेशन जो होता है उसको सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जरी, प्रिंटर, आप लोग देखे होंगे कि कुछ भी कोई प्रिंटर होता है, जैसे प्रिंट आउट आप करते हैं, वो जब चलता है तो उसमें उसमें से भी लाइट निकलता है और वो जो लिखा होता है उसको पढ़ता है, उसके बाद ही वो प्रिंट आउट देता है। तो बच्चे चाहे वो सर्जरी में हो, चाहे कभी कभी हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारे सर्जरी जो है वो लेजर के माध्यम से कर दिया जाता है। मतलब बिना चीर फाड़ के ही, किडनी में पत्थर हो गया हो तो उनको लेजर से निकाल दिया जाता है, तो वहाँ लेजर से देखा जाता है और वहाँ पे पत्थर को चूर चूर कर दिया जाता है। यानी क्या होता है कि सर्जरी में, प्रिंटर में, इस सब में जो युक्त किया जाता है प्रकाश उत्तेजना की प्रणाली को लेजर कहते हैं। मतलब उसमें भी प्रकाश का यूज करते हैं। आप लोग एक्सरे करवाने जाते हैं, उसमें देखते हैं वहाँ पे प्रकाश गुजारा जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं वहाँ पे प्रकाश गुजारा जाता है। यानी ये सब चीज़ों में भी प्रकाश का को गुजारा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ प्रकाश की प्रक्रिया को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और उस प्रणाली को जो हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लेजर टेक्निक आ गया है। बोलते हैं ना कि बच्चे लेजर टेक्निक आ गया है, फलने का ऑपरेशन तो लेजर से किया गया है। तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का प्रयोग किया जाता है और उसी में सारा चीज देख लिया जाता है बच्चे। और उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हम लोग, जैसे कोई भी सजीव है, हम लोग क्या होता है कि खाते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं, खाना बनाते हैं, चाहे खाना कुछ भी हो खाते तो हैं, बनाते हैं। उसी तरह क्या होता है कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए वो जीवित हैं। जब नहीं बना पाते तो मर जाते हैं, तो वो भी खाना बनाते हैं। तो हम लोग जो खाना बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं खाना पका रहे हैं। और यदि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। और
उसको खाना बनाने के लिए, पौधे जो खाना बनाते हैं उसमें प्रकाश की अहम भूमिका होती है। मतलब सूरज की लाइट की तो प्रकाश तो वो भी है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अहम भूमिका होती है। इसलिए क्या होता है कि वो सब जो भी भोजन बनाते हैं उसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। और कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अनुकूल प्रकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि आप कलर में ऑप्शन दिया जाएगा, बोलेगा कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो तो उसमें सबसे अनुकूल प्रकाश कौन सा होगा, कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि नीला होता है। कौन सा कलर होता है? नीला कलर होता है। सबसे उपयुक्त नीला और सबसे कम लाल। समझ गए बच्चे? तो इसमें आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अनुकूल प्रकाश नीला रंग होगा। समझ में आ गई बच्चे? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? नीला रंग का होगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? किस कलर का होगा? तो लाल कलर का होगा। तो बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल मत करें। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की। सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी कलर की। किसकी कलर की होती है? बैगनी कलर की। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अनुकूल प्रकाश क्या होता है? तो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब होता है किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। तो बच्चे किरण पुंज क्या होता है? तो अब तो हम लोग पढ़ लिए कि किरण क्या होता है। तो किरण क्या होता है? पुंज का मतलब समूह होता है। यानी कई किरण का यदि समूह हो जाए, कई किरण एक जगह आ जाए तो उनको बोलते हैं किरण पुंज, यानी किरणों का समूह। सीधी बात है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किरण पुंज का भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अलग अलग प्रकार के किरण पुंज होते हैं। तो हम लोग अब उनके बारे में जानेंगे कि प्रकाश के कितने किरण पुंज होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। आसानी से आप लोग बता दीजिएगा। यदि डिफिनेशन भी पूछे, परिभाषा पूछे कि किरण किरण पुंज किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, समझ में आ गया? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको उत्तर देना है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिमाग में कॉन्सेप्ट बढ़ाना है। बच्चे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा, बीच में कहीं नहीं छोड़ूंगा और आपको टॉपर बना के भी रखूंगा। तो दिशा बच्चों आप लोग अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। आप लोग विश्वास करें, आपके लिए हम तत्पर हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। पर अब है कि किरण पुंज, सॉरी यहाँ प्रकाश पुंज प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या हो गया? किरण पुंज। क्या हो गया? किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। याद रखना है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखिएगा। तो पहला होता है समानांतर किरण पुंज। बच्चे इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह जो कैसा है, समानांतर। और समानांतर का आप लोग जानते हैं डिफिनेशन कि समानांतर क्या होता है कि दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी नहीं मिले और उनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहे। जैसे रेल की पटरी, आप कितनी भी दूर रेल से चले जाइए, उसकी पटरी पर चले जाइए, उनके बीच की दूरी कहीं कम नहीं होती है, हमेशा समान होती है, इसलिए उस पर रेलगाड़ी दौड़ती है। तो बच्चे यह जो है तो क्या होगा कि ऐसा प्रकाश, ऐसा किरण पुंज जो क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगी।
मतलब बीच की दूरी हमेशा सेम होगी, उसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। तो किसको बोलेंगे? जिस प्रकाश पुंज क्या होगा, जिस किरण पुंज क्या होगा बच्चों, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, यानी यदि ये भी है आगे भी किरण है तो भी समानांतर है। ऐसा नहीं कि एक दो समानांतर है और एक टेढ़ी हो जाए, तो उसको हम समानांतर किरण पुंज नहीं कहेंगे। यानी किरणें जितनी भी हो, सभी क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे बच्चों? समानांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे बच्चों? समानांतर। तो फिर इसे एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। समानांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, ये क्या है बच्चों? समानांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। तो जिस जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, आगे चलिए। अब है दूसरा, क्या है? अभिसारी किरण पुंज। क्या है बच्चे? अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगहों से प्रकाश आकर के एक जगह पर मिलती है। मतलब सोर्स कोई भी हो, अलग अलग सोर्सेस होते हैं। मान ली कहीं से कोई प्रकाश इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, लेकिन वो जो मिल रहा है वो बिंदु एक ही है। क्या होगा? एक, पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। प्रकाश अलग अलग दिशा से आ रही है और एक ही जगह मिल रही है, मतलब सभी प्रकाश मिलकर के एक ही जगह एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, और सभी मिलकर के एक ही बिंदु पर मिल रही है। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। यानी जिस किरण पुंज क्या होगा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होगा बच्चों, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे संक्षिप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। याद रखिए बच्चों, इन्हें संक्षिप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे संक्षिप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। इसमें से देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चे? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे संक्षिप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन कि एक तो हो गया कि अभिसारी किरण पुंज जिसे बोलते हैं, और दूसरा कि अभिसारी किरण पुंज को और क्या बोला जाता है? तो संक्षिप्त किरण पुंज भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। एक है अपसारी। क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है बच्चे? अपसारी। क्या है बच्चों? ये फिगर गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अपसारी, इसमें क्या होता है बच्चों? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? समानांतर किरण पुंज। क्या पढ़े बच्चे? समानांतर किरण पुंज। मतलब समानांतर कैसा? एक, यदि सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उनको समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश अलग अलग दिशाओं से आएंगे और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और अभिसारी किरण पुंज को संक्षिप्त किरण पुंज भी बोलेंगे। याद रखना है बच्चों। और तीसरा जो है अपसारी, इसमें क्या होगा? एक ही जगह से प्रकाश जाएगी और अलग अलग दिशाओं में जाएगी। मतलब क्या हो गया कि प्रकाश एक ही बिंदु से निकलेगी। इसमें क्या होगा कि प्रकाश एक ही बिंदु से निकलेगी लेकिन उनका दिशा अलग अलग होगा। मान लीजिए हम टॉर्च लेते हैं, एक टॉर्च यहां से लेते हैं, इसे एक इधर कर देते हैं, उसी जगह से इधर कर देते हैं, उसी जगह से आगे कर देते हैं, उनका दिशा चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा? जाएगी तो एक ही बिंदु से लेकिन वो अलग अलग दिशा में जाएगी। तो बच्चों, तो अपसारी क्या होगा कि जिस किरण पुंज क्या होगा बच्चों, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी
किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते बोलते बच्चों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसे अपमृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। बच्चों हम लोग क्या पढ़े? अभिसारी प्रकाश पुंज को संतृप्त प्रकाश पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, और अपसारी किरण पुंज को अपमृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि अपमृत प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो अपसारी किरण पुंज। अब कहिएगा सर ये अपसारी और अभिसारी बड़ा कंफ्यूज करता है। सर अपसारी को कभी अभिसारी समझ लेते हैं और अभिसारी किरण को कभी अपसारी समझ लेते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए, ऐसा रामबाण बताइए जिससे कि बिल्कुल आप भूल ना पाए, कभी भी कहीं भी आए तो आप कॉन्सेप्ट के साथ उसको सही कर दें, उसका आंसर सही कर दें। तो बच्चे अब देखिए यहाँ क्या है? अप। क्या है? अप। तो अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब देखिए यहां से ऊपर जा रही है तो क्या होगा? मतलब एक बिंदु से वहां से ऊपर, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। और अभिसारी क्या होगा? नीचे। अभी नीचे। यदि हम लोग कोई भी टाइम बोलते हैं ना, अभी, तुरंत, तो क्या हो गया? तुरंत का मतलब क्या होगा? नजदीक टाइम। अभी तुरंत का टाइम जो गुजर गया तो तुरंत का टाइम हो गया तो अभिसारी हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होता है? नजदीक आता है। किरण क्या होता है? नजदीक आता है। और अप में क्या होता है? नजदीक से जाता है। समझ गए बच्चों? अप मतलब ऊपर। तो मतलब क्या हो गया? यदि प्रकाश एक जगह से सभी जगह फैलती है तो अपसारी हो गया, और उसी में मृत लगा देंगे, अपमृत। अप यहां भी आप ऑप्शन में देगा तो हम लोग गलती नहीं कीजिएगा। अपसारी अपमृत दोनों सेम है, तो अपमृत को अपसारी कहेंगे और अभिसारी को संतृप्त कहेंगे। समझ गए? अभी का मतलब नजदीक, मतलब दूर से किरण नजदीक आएगी, नजदीक का मतलब एक जगह मिलेगी तो उसको अभिसारी बोलेंगे। समझ गए बच्चे? यदि नजदीक आ रही है किरण तो अभिसारी, और दूर जा रही है मतलब एक जगह से सभी जगह फैल रही है तो अपसारी, और अपसारी तो अपमृत। अप इसमें भी लगा हुआ उसमें भी, यानी अपसारी को अपमृत भी बोलते हैं। तो बच्चे आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दीप्त पदार्थ। क्या होगा बच्चों? दीप्त पदार्थ। दीप्त का मतलब क्या होता है? कि जो हमें दिखाई देता है ना? क्या होगा? कि जो हमें दिखाई देता है, ठीक है? और एक होता है अदीप्त। एक तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि दीप्त पदार्थ क्या होता है और अदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब स्वयं करते हैं। यदि मैं, मेरे में प्रकाश नहीं है, लेकिन यदि मैं स्वयं यदि प्रकाश उत्सर्जित करता, किसी अन्य का उसमें सपोर्ट नहीं होता, तो क्या होता? मैं भी प्रदीप्त होता या दीप्त होता। जो बोलिए, दोनों एक ही चीज है, प्रदीप्त और दीप्त। तो बच्चे जो पदार्थ स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं, देते हैं, वो प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या होगा? कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या होता है? दीप्त या आत्मदीप्त। अब देखिए यहां पे प्रदीप्त क्या होगा बच्चों? प्रदीप्त, आत्मदीप्त या दीप्त, तीनों क्या है? एक ही वर्ड है। क्या है बच्चों? प्रदीप्त हो, आत्मदीप्त हो या दीप्त हो, ये तीनों एक ही वर्ड है। क्या कहलाते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूरज को अपना प्रकाश है, वो अपना प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, इसलिए वो क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। तारे, उनको अपना प्रकाश है, वो दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन हम कहेंगे कि ये बताइए, तारे तो हो गया, ये बताइए कि चंद्रमा दीप्त वस्तु है या नहीं है? तो बच्चे आप लोग सोचेंगे कि चंद्रमा तो हमें रोशनी देता है, लेकिन बच्चे चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, वह सूरज के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यानी क्या होगा? वह सूरज के प्रकाश को
रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसलिए वह हमें दिखाई देता है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, तो यदि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है तो वो दीप्त पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ करते हैं। जैसे उदाहरण में क्या होगा, यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण दीजिए, सूर्य और तारे। ठीक है, अब क्या होगा, अदीप्त पदार्थ। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सीधा उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। मतलब क्या होगा कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित तो नहीं करता है लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देता है। अब कैसे, यदि बोलेगा टेबल, टेबल तो हमें दिखाई देता है लेकिन वो प्रकाश नहीं देता है। प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई देता है लेकिन वो प्रकाश नहीं देता है। कुर्सी, पेन, आपके आसपास की बहुत सारी वस्तुएं जो रोशनी खुद का नहीं है और वो प्रकाश में दिखाई देते हैं, वह अदीप्त पदार्थ है। इसके आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये घर, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो अदीप्त पदार्थ है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का माध्यम क्या होता है, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। बच्चे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश जो गुजरती है उसको कोई न कोई मीडियम चाहिए। किसी माध्यम से कोई गुजरती है, चाहे पानी में गुजारेंगे तो पानी मीडियम हो जाएगा, हवा में गुजारेंगे तो हवा होगा, कहीं निर्वात होगा। तो किसी न किसी माध्यम से वो निकलती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। वही माध्यम क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यदि वो हवा में आ रही है तो उसका माध्यम हवा है, यदि वो पानी में गुजर रही है तो उसका माध्यम पानी है, यदि वो कांच के द्वारा गुजारा जा रहा है तो उसका माध्यम कांच है। हम लोग गुजारते हैं कांच में भी। तो बच्चे, जिस माध्यम से होकर वो गुजरता है और वो उससे प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई प्रकाश को देख लिए तो किसी माध्यम से तो आया, सूर्य का प्रकाश आया तो बीच में कोई माध्यम तो आया, कहीं हवा आया। यदि हम लोग पानी में जाके देखेंगे तो माध्यम पानी तो हुआ, कहीं कांच में देखेंगे माध्यम कांच तो हुआ। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के माध्यम कितने होते हैं। तो प्रकृति के अनुसार क्या होगा, 2 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के या प्रकृति के कितने माध्यम है। तो 2 प्रकार के माध्यम होता है, पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। क्या होता है, इसको याद रखना है, प्रकाश का माध्यम या तो समांगी होगा या विसमांगी। ठीक है, प्रकृति में कितने माध्यम है, 2, पहला है समांगी और दूसरा है विसमांगी। याद रहेगा, प्रकृति में कितने माध्यम होते हैं, 2 माध्यम, पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। कोई भी पॉइंट पर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, समझ में नहीं आए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमेशा बेस्ट सजेशन दिया जाएगा, एक बेहतरीन सलाह दी जाएगी। आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9666112389 बच्चों इसको नोट कर लीजिए, 9666112389। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। और बच्चों, हमारे व्हाट्सएप चैनल, अपना ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल भी है। आपको यदि हमारे चैनल से जुड़ना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, तो आप इस नंबर पर या तो सर्च कीजिए जाकर के अपना ऑनलाइन क्लासेस। यदि नहीं आता है तो इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजें, आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों,
जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या उस पर आपको लिंक भेजा जाएगा उस नंबर पर, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9661123890, इस नंबर पर कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, और बिहार बोर्ड का एग्जाम 2025 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब माध्यम पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं। तो होता है कि पारदर्शी पदार्थ, पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब दिखाई देना। कभी भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो इस नाम से उसको तुम लोग आंसर दे दोगे। कैसे? पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब दिखाई देना, यानी आर पार दिखाई देना। ऐसा पदार्थ जो आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। फिर से बोल रहा हूं, पा पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, मतलब इस साइड से उस साइड, और दर्शी का मतलब दिखाई देना, मतलब जिनका दोनों तरफ दिखाई दे रहा हो, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा हो। जिन पदार्थों से हम देखना चाहें तो इस पार से उस पार दिखाई दे, वो पारदर्शी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या होगा कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। अब कांच में देंगे, प्रकाश गुजर जाएगा। हवा में भी यदि हम लोग यहाँ पे टॉर्च जलाएं, प्रकाश गुजर जाता है सीधा। पानी में प्रकाश गुजारे, वहां भी गुजर जाता है। तो ये सब माध्यम क्या है बच्चों? ये सब पारदर्शी है। क्या है बच्चों? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है बच्चों। तो वे जिन पदार्थों से होकर क्या होगा, प्रकाश आर पार निकल जाता है। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे बोल देंगे सीधा, पारदर्शी का पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब दिखाई देना। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो गया, कांच, पानी, हवा इत्यादि। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है कि ये बताइए कांच पारदर्शी पदार्थ है या नहीं, हवा का पारदर्शी पदार्थ है या नहीं, पानी कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। तो आप लोग बोल देंगे सीधा। कोई भी वस्तु एग्जाम्पल में दिया जाए, किसी भी चीज का नाम एग्जाम्पल में दिया जाए तो बच्चे सीधा देखना है, आंख बंद करना है, सोचना है कि क्या इन वस्तु में से आर पार देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो वो पारदर्शी नहीं होगा। देख सकते हैं आर पार तो पारदर्शी होगा। तो पारदर्शी में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिए अपारदर्शी, मतलब सीधा उसका उल्टा। इसमें से अ का मतलब नहीं, पार का मतलब आर पार, और दर्शी मतलब दिखाई देना। जिन पदार्थों के आर पार दिखाई नहीं दे उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। बच्चों जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब हम प्रकाश दें और वो प्रकाश नहीं निकल पाए, बिल्कुल ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर, पत्थर में से उस पर प्रकाश दीजिए तो, या देखिए तो, ना इधर दिखेगा ना उधर, इधर दिखेगा उधर दिखेगा नहीं। ईंट देखिए, पत्थर देखिए, टेबुल देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ देखिए जल्दी, उसमें से क्या होता है? पारदर्शी वो नहीं होता है, वो क्या होता है? पारदर्शी। तो बच्चों अ का मतलब नहीं, पार का मतलब आर पार, और दर्शी का मतलब दिखाई देना। मतलब जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, दीवार, बहुत सारे दे सकते हैं, कॉपी। अब चलिए, एक होता है पारभासी। पार का मतलब आर पार, और भासी का मतलब आंशिक रूप से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा प्रकाश, ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में बाहर जाए, लगे कि थोड़ा सा मात्रा में बाहर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, वो पारभासी है। मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है, कुछ अंश ही, तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों? पारभासी पदार्थ। फिर से देखिए,
जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो गया, तेल लगा कागज। यदि कोई कागज एक पेज ले लीजिए, उसमें क्या होगा, तेल लगा दीजिए, तेल में डुबा दीजिए और देखिए लगेगा कि आर पार आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है। यदि आपको घिसा हुआ कांच, यदि कांच के है बच्चों, कभी कभी एग्जाम्पल में आपको फंसाया जाएगा, कांच तो पारदर्शी और घिसा हुआ कांच, यानी हम कांच को घिस देते हैं तो बच्चों वो कम दिखाई देगा, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा, वो पारभासी पदार्थ हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम्पल देकर के आपको फंसाया जाएगा, तो आप लोग आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि क्या इसमें से प्रकाश निकल रहा है, पूर्ण रूप से निकल रहा है, तो ये क्या है, पारदर्शी। बिल्कुल नहीं निकल रहा है, अपारदर्शी। पूरी मात्रा में निकल रही है, कुछ अंश निकल रहा है, पारभासी। बच्चों हमको उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा और आप झंडा गाड़ के आएंगे। हम जो भी पढ़ाएंगे उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी मैं देता हूं। बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उन पर बिल्कुल सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। ये जो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा पीडीएफ भी फ्री मिलेगा, पीडीएफ नोट्स फ्री मिलेगा, सारा चीज़ फ्री मिलेगा। इसलिए बच्चे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और पूरा साल मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि मैं 1 महीना करके छोड़ दूंगा, बीच में छोड़ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपका वार्षिक एग्जाम नहीं हो जाता। बच्चों एक बार भरोसा करके देखिए, आपको नैया पार मैं लगाऊंगा, आपका राजेश सर लगाएगा। तो बच्चों आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिए, बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किए। आज हम लोग प्रकाश के बारे में बहुत चीज़ जाने। आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर विराम करेंगे। अब जो भी है वो नेक्स्ट डे फिर आपको यूट्यूब पर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सारा डे 1 डे 2 लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी होगा पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी, सारे सब्जेक्ट्स को हम साथ लेकर चलेंगे और बेहतरीन तरीके से चलेंगे, सारा नोट्स भी मिलेगा। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हौसला बिल्कुल मत हारें और एक नए जोश के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बच्चों इन्हीं नई उम्मीद के साथ, नई आशाओं के साथ आपका राजेश सर फिलहाल आज के लिए ले लेता है आपसे विदा। तब तक लिए आपको नमस्कार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।